नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। आज पाकिस्तान जिस स्थिति में आकर खड़े हो गए हैं, हर किसी की इस बात पर है कि भारत पाकिस्तान को जवाब कब देगा। हर कोई ये देखना चाहता है कि जवाब इस बार समुद्र से आएगा कि हवा से आएगा, या साइबर अटैक होगा, या तोप के गोले पाकिस्तान के लाहौर और रावलपिंडी में गिरेंगे। ये देखना बहुत महत्वपूर्ण है। जवाब दिया जाएगा, निश्चित तौर पर दिया जाएगा, लेकिन कब, बस उस समय का इंतजार है। लेकिन जहां भारत का हर व्यक्ति या कहें पूरी दुनिया ये देखना चाहती है कि भारत के पश्चिमी सीमा पर युद्ध कब छिड़ेगा, वो ये देखना भूल गए हैं। कोई मेन स्ट्रीम मीडिया हाउस आपको नहीं बताएगा कि एक युद्ध ऑलरेडी भारत के अंदर छिड़ा हुआ है। ऑलरेडी भारत के अंदर 24,000 से ज्यादा जवान एक बहुत बड़े ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। भारत के एक राज्य के अंदर 24,000 जवान मोर्चाबंदी करके खड़े हैं 10 दिन से, और भारत की सबसे बड़ी अंदरूनी दिक्कत को वो हमेशा हमेशा के लिए मिटाने के लिए 10 दिन हो गए हैं, वहां पे मोर्चा संभाले खड़े हैं। अमित शाह लगभग 20 दिन पहले छत्तीसगढ़ गए थे। उन्होंने कहा था कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद का पूर्ण सफाया कर दिया जाएगा। वही नक्सलवाद जो सीआरपीएफ के सैकड़ों जवानों को एक बम ब्लास्ट में मार देता है, वही नक्सलवाद जो महेंद्र कर्मा और उनके साथ पूरी की पूरी कांग्रेस लीडरशिप को सिर्फ इसलिए खत्म कर देता है क्योंकि महेंद्र कर्मा ने सलवा जुदुम की तैयारी की थी, उसकी शुरुआत की थी कि भैया हथियार दिया कि नक्सलियों को खत्म करो, आम पब्लिक को। वो नक्सलिज्म जो कभी भारत के 140 जिलों तक फैला हुआ था, वो नक्सलिज्म जो भारत के दर्जनों राज्यों को अपने आगोश में लिए बैठा था, वो जो कभी पाकिस्तान से ज्यादा भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा था, वो नक्सलिज्म जो उसने इतने बड़े एरिया पे क्लेम किया हुआ था कि वहां पर भारत का झंडा फहराने वाला कोई नहीं था, वहां पे बोर्ड लगे होते थे कि यहां भारत की सीमा समाप्त होती है। अब वो नक्सलिज्म किस तरीके से पिछले 10 से 12 सालों में दम तोड़ता नजर आ रहा है। धीरे धीरे उसकी जो सीमाएं हैं वो सुकड़ती जा रही हैं। अब छत्तीसगढ़, तेलंगाना के बॉर्डर और कुछ थोड़ा महाराष्ट्र में एक दो जगहों को छोड़ दीजिए, किस तरीके से वो सीमित हो गया है। लेकिन जो ऑपरेशन अब लॉन्च किया गया है, वो ऑपरेशन ये मानकर चलिए कि पूरी की पूरी जो टॉप लीडरशिप है, ऊपर के 10, 15, 20 जो लोग हैं, जो इस पूरे देश में नक्सलिज्म के अगवा हैं, हथियारबंद विद्रोह की जो बात कर रहे हैं, उन सबको एक साथ सफाई की तैयारी अब शुरू हो गई है। अब ऑपरेशन संकल्प लॉन्च हो गया है, अब ऑपरेशन करिगट्टा लॉन्च हो गया है, और 24,000 से ज्यादा सीआरपीएफ, कोबरा, एसटीएफ, डीआरजी फोर्स, ये सब वहां उतर चुकी है। दरअसल करिगट्टा नाम का एक पहाड़ है जो 70 किलोमीटर बाई 30 किलोमीटर उसकी परिधि बताई जाती है। वो तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में के बॉर्डर पर पड़ता है, बीजापुर के अंदर पड़ता है। वहां पर जो नक्सलियों की जो टॉप लीडरशिप है, कह सकते हैं नक्सलियों का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, जो सब कुछ है, वो उस पहाड़ के ऊपर मौजूद है। दरअसल ये वो लोग वहां एनुअल जनरल मीटिंग करने गए थे कि भैया अगले साल का लक्ष्य क्या होगा, पैसा कहां से आएगा, खर्चा कैसे होगा, हथियार कहां से आएगा, इंटेलिजेंस कैसे होगी, किन किन लोगों से संपर्क करना है, कहां कहां हमला करना है, वो सब की सब एक योजना बनाने के लिए उस पहाड़ पर इकट्ठा हुए थे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि भारत का इंटेलिजेंस नेटवर्क कितना मजबूत है। एक उन्हीं में से किसी एक का बॉडीगार्ड भारतीय जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनके हाथ लग गया। उसने बताया कि फला फला तारीख को फला फला लोग और वहां पर मौजूद होंगे। और अब किस तरीके से उस पूरी की पूरी पहाड़ी को जो एजेंसियां हैं, जो फोर्सेस हैं, उन्हें उन्हें ऑलरेडी घेर लिया है। अब नाकाबंदी इस तरीके से की गई है नक्सलियों के द्वारा, उस पूरे पहाड़ के चारों तरफ आईईडी बिछाए गए हैं। दरअसल अभी उन्हें हटाने का ही काम चल रहा है। 2 जवान ऑलरेडी घायल हो चुके हैं। आप समझिए कि एक छोटी सी पहाड़ी है, 24,000 से ज्यादा जवान है, वो उसके ऊपर चढ़ नहीं पा रहे हैं। किस तरीके से नक्सलियों ने उसकी घेराबंदी की है, क्योंकि अब तक तो वहां कोई जा ही नहीं पाया था ना, सब कुछ उनका ही था। उस टेरेन को वो भली भांति जानते हैं, कहां कहां आईडी बिछाए हैं, कहां कहां ट्रैप्स लगाए हैं, बूबी ट्रैप है, बहुत कुछ होगा जिन्होंने वहां भारतीय सेनाएं वहां ना पहुंचे, जवान ना पहुंचे, सीआरपीएफ ना पहुंचे, उसके लिए वो तैयारियां की गई होंगी। और वो कई सालों से वो चीजें करते आ रहे हैं, और भारतीय जो अब सेनाएं हैं उन्हें जाने में वहां इसलिए थोड़ा सा समय लग रहा है। कहा जा रहा था 1 दिन का ऑपरेशन है, 2 दिन का ऑपरेशन है, लेकिन ये ऑपरेशन ऑलरेडी 10वें दिन में आ चुका है। अभी 3 महिला नक्सली मारी गई हैं, तीनों पे 8-8 लाख का इनाम था। अभी तो बहुत छोटे छोटे प्यादे मारे गए हैं। वहां पे हिडमा जो टॉप है नक्सलियों का आज के समय में भारत में, वो वहां मौजूद है। देवा
विकल्प, अभय, सुजाता, आजाद, दामोदर, विद्या, उर्मिला, गंगा, इसके अलावा और दर्जनों नक्सली टॉप लीडरशिप में वो वहां मौजूद है। और ध्यान रखिएगा, इन एक एक नक्सली के साथ 200-300 नक्सली साथ चलते सिक्योरिटी कवर देते हैं, इनर सर्कल, आउटर सर्कल, इस तरीके से। जैसे एक एसपीजी कमांडो चलते हैं ना प्रधानमंत्री के चारों तरफ, या किसी को जेट श्रेणी की सुरक्षा मिल जाए, वो उस तरीके से इन्हें लेकर वो चलते हैं। तो 1000 से ज्यादा नक्सली वहां पे मौजूद हैं। अब धीरे 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 स्टेप वाइज आगे बढ़ा जा रहा है। अब लोग कहेंगे भैया अब तो इतने जवानों को जाने की जरूरत है, सोफिस्टिकेटेड यूएवीज हैं, हेलीकॉप्टर हैं, उनसे आप हमला क्यों नहीं कर देते? इनके पास एंटी एयरक्राफ्ट गन्स हैं। आप सोचिए इन लोगों को कहां से सपोर्ट आ रहा है। भारत में एंटी एयरक्राफ्ट गन मिलना लगभग असंभव जैसी स्थिति है। तो निश्चित तौर पर वो स्मगल होकर पाकिस्तान से आ रही होगी, म्यांमार से आ रही होगी, चाइना से आ रही होगी, बांग्लादेश, नेपाल से आ रही होगी। तो किस तरीके से इंटरनल डिस्टर्बेंस क्रिएट करने के लिए भारत में किस तरीके से एक गृह युद्ध छेड़ा जाए, और इन्हें इंटेलेक्चुअल कवर देते हैं जेएनयू जैसे संस्थान में बैठे लोग, जादवपुर यूनिवर्सिटी में बैठे जैसे लोग। जब इनको भारत सरकार मार रही है, देश के दुश्मन है ना, भारत की इतनी बड़ी इलाका पर कब्जा करके बैठे हैं, जब भारत के संसाधन हैं, बड़ी बड़ी खाने हैं, बड़े बड़े रिसोर्सेज के भंडार हैं, क्यों भारत उसका इस्तेमाल ना कर सके? नक्सलिज्म के नाम पर उन पे कब्जा किया जा रहा है। और जब वहां एक्शन लिया जाता है तो कोई पीआईएल फाइल कर देता है, कोई कहीं प्रदर्शन कर देता है, ये इंटेलेक्चुअल जो फायर है वो से देना शुरू कर देता है, कवर फायर। लेकिन इस बार किसी मूड में नहीं है भारत सरकार, साफ कहा है इस बार खत्म कर देना है ये जो हिडंबा, देवा, गंगा, उर्मिला जो भी है, सबका सफाया। अब ये पैनिक है इन नक्सलियों के अंदर कि ये कह रहे हैं कि भारत सरकार के साथ हमें बात करनी है। आप ये बताइए कि अब तक क्यों नहीं कर रहे थे तुम बात? अब तक तो तुम हथियार उठाते थे कि नहीं हमें तो इंडिपेंडेंट लिबरेटेड जोन बना देना है, जब तो माओ और लेनिन को लेकर तुम आगे चलते थे। अब जब वहां पे सामने से जवाबी कार्रवाई बराबर की आने लगी है या तुमसे ज्यादा आने लगी है, तो तुम्हें महात्मा गांधी याद आ गए कि चिट्ठी पत्री पे आ जाते हैं साहब। हालात यह है कि भारत सरकार ने MI-17 के 3 चॉपर उतारे हुए हैं, 70 से ज्यादा ड्रोन है, सैटेलाइट इमेजरी है, सैटेलाइट ऊपर घूम रही है ये देखने के लिए कि कौन कौन कहां कहां कैसे है। और ध्यान रखिएगा ये पठार की तरह है, ऐसे चपटा, इसके ऊपर ऐसा नहीं है कुर्सी में बिछा के ऊपर टेंट लगा के कर रहे हैं। वहां पर एक गुफा है जिसके अंदर ही ऑलरेडी बैठे हैं, या अब तो कहीं फंस गए हैं। कई महीनों का खाने का सामान है, पानी है, ऑक्सीजन है, कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं, सब कुछ है उनके पास। लेकिन दिक्कत क्या है कि वो रीइंफोर्समेंट भी नहीं मंगा सकते, बाहर से मदद भी नहीं मंगा सकते, क्योंकि जितनी बड़ी संख्या में फोर्सेस ऑलरेडी वहां घेर के बैठी है और स्पेशलाइज्ड है। कोबरा फोर्स तो बनाई ही इसके लिए गई थी कि नक्सलियों का ही समाप्त करना है, नक्सलियों का ही खात्मा करना है। इसलिए अब वो ये समझ लीजिए उनका अंतिम समय आ रहा है। इसके आसपास 2 और पहाड़ियां हैं, नीलम सराय और दोबे। नीलम सराय पे अब जाकर हेलीकॉप्टर उतरा है, दोबे पे पहली बार झंडा फहराया गया है। मतलब भारत के अंदर ऐसी जगह हैं कई कई हजार स्क्वायर किलोमीटर की जहां भारतीय झंडा फहराना लगभग असंभव था, अब वहां पर एक्शन लिया जा रहा है। आप सोचिए भारत के अंदर ऐसी जगह है जहां 24,000 जवान उतारने पड़ रहे हैं। अब उसके बाद इन लोगों की जब फटने लगी है तो कह रहे हैं कि नहीं साहब बातचीत कर लीजिए। अब बातचीत क्यों? बातचीत पहले होनी चाहिए। और इनको कवर फायर देने के लिए राजनेता भी आ गए हैं। जब छत्तीसगढ़ के अंदर नक्सली मारे जा रहे थे, बस्तर के अंदर जब विष्णुदेव सहाय की सरकार आई उसके बाद से 400 से ज्यादा वर्दीधारी नक्सली मारे जा चुके हैं, तब किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब तेलंगाना के अंदर ऑपरेशन होने लगा, तेलंगाना के अंदर नक्सली मरने लगे, तो तेलंगाना के कुछ राजनेताओं के पेट में दर्द होने लगा। वो कह रहे नहीं नहीं साहब इनसे बातचीत कर लीजिए, मानवाधिकार का उल्लंघन। कौन सा मानवाधिकार भाई उनका? जो राष्ट्र को नहीं मान रहे, जो जान को जान नहीं मान रहे, जो भारत के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह कर रहे हैं, विद्रोह के आतंकवाद कर रहे हैं, उनसे किस तरह की सिंपैथी? मेरे हिसाब से 24,000 जवान कम पड़ रहे हैं, 24,000 और उतारने चाहिए। जो सफाया इंटरनली एक्सटर्नली तो कर रहे हैं पाकिस्तान को, तो जो होगा होगा, वो छोड़ दीजिए आप, वो तो होगा, वो निश्चित है। लेकिन इन लोगों को भी तो तोड़ना है। अब लोग कहेंगे कि भैया आपने ये सारे मार दिए तो नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, नहीं होगा। अब जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, विधायक, सांसद ये सब है, मान लीजिए ऊपर की तो हटा दी ना, 2 4 5 7 नीचे के नेता बच जाएंगे,
कोई अबूझमाड़ में बच जाएगा, कोई कहीं बढ़ जाएगा, कोई कहीं है, ठीक है, कभी सफाया होगा। आपने जो जगलर वेन है अगर वो ही काट दी तो वो फिर उसके बाद वो आंदोलन को समाप्त करना आसान हो जाएगा। आंदोलन क्या है? एक तरीके से कह सकते हैं आतंकवाद है आंदोलन, तो वो कह रहे हैं। तो किस तरीके से इस बार फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ मोदी जी तो ध्यान दे रहे हैं वहां, इस बार अमित शाह ने जिस तरीके से कहा था कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद का भारत में खात्मा होगा, अगर ये ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है, इनमें से कोई बच के नहीं जा पाता या कोई नेगोशिएशन नहीं होती है और सारे के सारे मार दिए जाते हैं, लगभग संभावना है कि सबको सब एलिमिनेट कर दिया जाएगा, तो आप ये मानिए नक्सलवाद के दिन उंगली पे गिन सकते हैं भारत के अंदर। और ये झटका चाइना जैसी ताकतों के लिए होगा, क्योंकि वो यही मानता था ना कि भैया ये हमारी स्लीपर सेल है एक तरीके से, कि जब कभी हम कुछ करें तो ये भी इंटरनली रिवोल्ट कर दे। या भारत के जितने भी खदानें हैं, लोहे की हो, अलग अलग चीजें हो, वो सारी की सारी इस एरिया में पड़ती है ना, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना, इस सारे एरिया में पड़ती हैं। इसी एरिया पे जानबूझ के नक्सलवाद को फैलाया गया कि ताकि भारत अपने ही संसाधनों का दोहन ना कर सके, अपने ही संसाधनों को निकालकर अपनी इकोनॉमिक प्रोग्रेस में ना लगा सके, इसलिए तो जंगे घेरे गए थे। और बाद में कह दिया जाता है जल जंगल जमीन ये कब्जा करने के लिए आ गए हैं। आप ये बताइए कि ये हालत है उन एरियाज में, एक कालाहांडी नाम की एक जगह है, किस स्तर तक वो इलाका पिछड़ा है कि वहां लोग अपने जीवन यापन के लिए अपने बच्चे बेच देते हैं। ये गरीबी का आलम है वहां पर। जब भारत सरकार वहां सड़क ले जाती है, मोबाइल टावर ले जाती है, कुछ स्कूल ले जाती है, उन्हें बम से उड़ा दिया जाता था कि भैया स्कूल में तो तुम्हारे ही बच्चे पढ़ेंगे, आदिवासी ही पढ़ेगा, सड़क होगी तो उनका ही इकोनॉमिक प्रोग्रेस होगा। लेकिन नहीं, कि नहीं वो भारत ने करा है तो हम नहीं करेंगे। तो भैया अब तो भारत क्या करेगा वो भी देख लीजिए। ये हिडिंबा पिडिंबा सारे कहां कहां पहुंचा दिए जाएंगे, अपने 72 वालों के पास ही मिलना फिर तुम अब। और किस तरीके से अब सपोर्ट इन्हें दिया जा रहा है राजनेताओं के द्वारा, ये भी अप्रत्याशित है। और उन सबके भी चेहरे नोट होने चाहिए, किस तरीके से वो बीआरएस की तरफ से समर्थन मिल रहा है। और बहुत सारे संगठन हैं मानवाधिकार के नाम पर, ये सारी क्रिश्चियन मिशनरीज और ये सब आकर खड़ी हो गई हैं। अब देखिएगा 2-4 दिन में पीआईएल भी फाइल हो जाएगी। लेकिन दिक्कत क्या है ना, सुप्रीम कोर्ट का आजकल जो मूड है, मैं एक खबर और बताऊंगा आपको, लगता नहीं है कि ज्यादा पीआईएल चलेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी आजकल समझ रहा है देश के मूड को। लेकिन कोई समझ नहीं रहा तो ये राजनेता नहीं समझ रहे, ये नक्सली नहीं समझ रहे थे। इन्होंने सोचा भारत पाकिस्तान तो वहां पे उलझे हुए हैं, हम अपनी यहां मीटिंग कर लेते हैं ताकि अगले साल हम क्या क्या कर सकते हैं, ताकि भारत में और कहां कहां क्या क्या हो सकता है। और इन नक्सलियों को इस्तेमाल किया जा सकता था। मान लीजिए ईस्टर्न फ्रंट एक्टिव हो जाता है, बांग्लादेश की तरफ से कुछ आ जाता है, इन्फिल्ट्रेशन होती है, कुछ होती है, तो इनको हथियार प्रोवाइड कर कर इन्हें भारत के अंदर डिस्टेबलाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। बहुत जरूरी है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि अब तक क्यों था। अब लोग कहेंगे कि भैया कारपेट बॉम्बिंग कर दीजिए, ऊपर से बॉम्ब गिरा दीजिए। वो भी इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये लोग अपने साथ कई बार आदिवासियों को भी लेकर चलते हैं। आम आदिवासी भी नहीं मरना चाहिए, और ये उन्हें आगे भी करते हैं जब कभी हमला होता है, कुछ होता है। और निश्चित तौर पर कई बार वो मारे जाते हैं तो दबाव में आकर सरकारों को पीछे हटना पड़ता है। लेकिन कुछ भी हो, जो भी हो, कुल मिलाकर जिस तरीके से इस बार इनकी घेराबंदी की गई है, बचना लगभग असंभव है। अब उनका स्पोक्सपर्सन कह रहा है अब है साहब बातचीत कर लीजिए, गए बातचीत के दिन। अब तो पाकिस्तानी उसे नहीं कर रहे, तुमसे क्या करेंगे। अब तो अमेरिका वाले कह रहे हैं अरे साहब भारत वालों रुक जाओ, भारत वाले कह रहे हैं ऐसा है हम तो बदला लेके रहेंगे, तुम तो हो भी चीन के पिट्ठू, तुम्हारी गला घोटकर तुम्हारे वर्चस्व या तुम्हारे अस्तित्व को मिटाकर मैसेज चीन को भी तो देना है कि तुम्हारे प्रॉक्सीज भारत में नहीं चलेंगे। अब अपने देश में मारना है करोड़ों को मार लो, भारत में नहीं चलेगा। अब इनका अंत निश्चित है। और मैंने कहा था ना कि भैया सुप्रीम कोर्ट भी इस बार मूड में नहीं है, उसका एक उदाहरण बताऊं। दरअसल कोई महाशय थे, मोहम्मद जुनैद, कश्मीर के ही रहने वाले हैं, सुप्रीम कोर्ट में गए। अरे वो साहब वो ना पहलगाम में इंसिडेंट हुआ ना, उसकी जुडिशियल इंक्वायरी करा लीजिए एक बार। तो कोर्ट में जज साहब थे, जस्टिस सूर्यकांत और एनके कोटेश्वर, उन्होंने कहा ऐसा है थोड़े रिस्पॉन्सिबल बनो, देश के प्रति अपनी ड्यूटी समझो, और ऐसा है अपनी फाइल उठाओ और यहां से दफा हो जाओ। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कोई खिलवाड़ नहीं होगा, कोई इंक्वायरी नहीं हो रही है। और डर इतना गया पिटिशनर, उसने कहा कि साहब आप पहले फाइन लगाओ या कोई मेरे पर जुर्माना कुछ ऐसा पनिशमेंट मुझे दो, मैं अपनी पिटीशन वापस ले लेता हूं। सुप्रीम कोर्ट भी समझ रही है कि भैया माहौल गर्म है,
हाथ लगाओगे तो जल जाओगे। पेगासस वाले मुद्दे पर हाथ पीछे खींचना पड़ा सुप्रीम कोर्ट को, क्योंकि वो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जहां जहां डेमोलिशन चल रहा है, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, सब पीछे हट रहे हैं, क्योंकि पता है जिस तरीके से लीगल बांग्लादेशियों के ऊपर, पाकिस्तानियों के ऊपर क्रैकडाउन हो रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट अब, या कोई भी कोर्ट हो, इन जैसे नॉन स्टेट एक्टर्स को, इन जैसे न्यूसेंस को कोई वैल्यू देने वाली है। तो कोई पीआईएल लेकर पहुंच जाए नक्सलियों की तरफ से तो कोई अचंभा नहीं होगा, और आज के समय में सुप्रीम कोर्ट उठाकर बाहर फेंक दे तो भी कोई अचंभा नहीं होगा। कुल मिलाकर भारत इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों सैनिटाइजेशन के ऊपर ध्यान दे रहा है। निर्णायक समय है, बड़ा हो रहा है। बाहर तो कब होगा नहीं होगा पता नहीं, अंदर तो निश्चित तौर पर हो रहा है। और जिस तरीके से जवानों ने घेराबंदी की है, समय लग रहा है, हो सकता है और भी लगेगा, लेकिन सफाई होगी ये निश्चित है। अगर आपको ये वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।